Hello everyone, welcome to eTechno Solution. Myself Pransu Srivastav. Today we discuss about Python and data analysis. Here I am used English as well as Hindi for better understanding. Before we start learning, we focus over this point why we learn Python. I know mostly of you know the answer, but if you know all the points, then you have some more interest to learn the Python. Python is extremely versatile with multiple users. Means it has lot of variety और in हिंदी we can say इसके पास बहुत सारे अलग अलग गुण हैं. मीन्स हम इसे अलग अलग फील्ड्स में यूज़ करते हैं. Nowadays, mostly companies shows interest in Python because the coding in Python is easy as compared to other languages. And we know that project complete करने में और टास्क कंप्लीट करने में पाइथन में कम टाइम लगता है. And all we know that time is money. Python is also used in front end as well as back end. As usual, salary of Python developer is higher as compared to the other domains. Nowadays, Python is the फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ये हम नहीं बहुत सारे सर्वेस बताते हैं. पाइथन इज़ हाई डिमांडिंग फॉर जॉब्स. नाउअडेज बहुत सारे जॉब्स पाइथन के ऊपर ही बेस्ड होते जा रहे हैं, तो इसकी डिमांड काफ़ी हाई है. यू कैन आल्सो मेक मनी विथ फ्रीलांसिंग इफ़ यू नो द पाइथन. एंड एट लास्ट, पाइथन की जो कम्युनिटी है काफ़ी सपोर्टिव है एंड काफ़ी एक्टिव है. ओके फ्रेंड्स, told me any 5 company names who use the Python. If someone asks such type of question, close your eyes and told any 5 company names which comes your in mind. Example: Google, Netflix, Amazon, Facebook, Instagram. All the big company use the Python in front end or as well as back end. ये ग्राफ बहुत सारे सर्वेस का आउटलुक है. इस ग्राफ से हमें ये पता चलता है कि लास्ट ईयर पाइथन लैंग्वेजेस को कितने परसेंट डेवलपर ने लर्न करने की कोशिश की. मींस इसका जो इंटरेस्ट है वो 30% इंक्रीज हुआ है इन द लास्ट ईयर. एंड इन दिस ग्राफ हम ये देख सकते हैं कि पाइथन की क्वेरीज कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है इन द लास्ट ईयर. एंड इसका इंटरेस्ट रेट भी लास्ट ईयर काफ़ी इंक्रीज हुआ है. एंड वी नो डेट जिस चीज़ की मार्केट में रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती है उतनी ही ज़्यादा उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ती जाती हैं. इट मीन्स टू लर्न पाइथन एट दिस पॉइंट इज वेरी गुड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस. नाउ इट इज क्लियर इन आवर माइंड व्हाई वी लर्न पाइथन. इससे हमारा हाई पैकेज मिलता है सैलरी में, लॉट ऑफ जॉब्स हैं मार्केट में, इजी टू लर्न है, फील फन एट कोडिंग टाइम. बट वन क्वेश्चन इज अराइजेस इन आवर माइंड कि व्हाट कैन वी डू बाय पाइथन. अब हमने पाइथन सीख तो ली, बट हम उससे कर क्या क्या सकते हैं. द आंसर इज हम इससे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट्स बना सकते हैं, फ्रंट एंड एज वेल एज बैक एंड. हम इससे कोई भी गेम प्रिपेयर कर सकते हैं, हम इससे कोई भी डेस्कटॉप GUI बना सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ दिस हम वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं. मीन्स यदि किसी वेबसाइट पे या किसी डोमेन पे आपका कुछ डाटा है उसको हम फैच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ API एज वेल एज some other modules in the Python. With the help of Python, we can also execute the algos of machine learning and artificial intelligence. हम इसमें डाटा साइंस एंड डाटा विजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं. हम अपने बिजनेस के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस बना सकते हैं. इसमें हम ऑडियो, वीडियो, कैड एप्लीकेशंस, एम्बेडेड एप्लीकेशंस, इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ पाइथन वी कैन डू एनीथिंग इन आवर सिस्टम एज वी वांट. मीन्स जो अभी आप सोच रहे हैं उसको आप पाइथन पे डिज़ाइन कर सकते हैं. सम ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी, सर व्हाई वी लर्न पाइथन. ये काम तो हम C++ एंड रूबी एंड अदर लैंग्वेजेस में भी कर सकते हैं. द आंसर इज इसमें हमारे पास थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स होते हैं एंड कुछ लाइब्रेरीज होती हैं जिसके हेल्प से हमारा कोड बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें कोई एक रोलिंग डाइस बनानी है अपने किसी गेम के लिए जिसकी वैल्यू लाइज करे 1 to 6, तो हमें क्या करना पड़ेगा, C++ में पूरा एक रैंडम फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और जिसका कोड नियर अबाउट 8 to 10 लाइन कोड्स भी जा सकता है.
बट इन पाइथन हमारे पास में मॉड्यूल है, तो हम अपने मॉड्यूल को कॉल करेंगे एंड जस्ट वी टाइप रैंडम डॉट चॉइस एंड वैल्यू कितनी चाहिए 1 to 6 हम उसमें से पास करा देंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट आ जाएगा। मीन्स हमें हर बार एक रैंडम वैल्यूज मिलती रहेगी ओनली 1 लाइन ऑफ कोड से। पाइथन लैंग्वेज काफ़ी यूजर फ्रेंडली होती है, दैट्स वाई प्रोडक्टिविटी एंड स्पीड हमारी हाई हो जाती है। मीन्स लेसर टाइम एंड वी नो दैट टाइम इज मनी। इट इज क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेजेस, मीन्स इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स जो हम नॉर्मल बोलते हैं वही हमारा इसमें कोड होता है। यदि हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी है विद जस्ट टाइप प्रिंट, ये हम आगे अभी अपने कोड में देखेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द कोडिंग इन पाइथन हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे कोडिंग के टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज मॉड्यूल एंड व्हाई वी यूज इट। मॉड्यूल एक तरह की फाइल होती है पाइथन के अंदर, जिसमें हमारा कोड पहले से ही लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया था एक डाइस के बारे में कि एक आपका रैंडम मॉड्यूल है और उसके अंदर पहले से ही कोड लिखा है, हम उसे सिर्फ फैच करेंगे और अपने डिजायर आउटपुट से उसे मैच करवा देते हैं। जब हम कोड करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम उसको कैसे फैच करवाते हैं और कैसे हम उसको अपने डिजायर आउटपुट से मिलवाते हैं। बट अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, मॉड्यूल मीन्स एक फाइल जिसके अंदर से पहले से कोई आपका कोड लिखा हुआ है, किसी थर्ड पर्सन ने उस कोड को लिखा था, वो हमको प्रोवाइड करवा दिया गया है। यदि हमें अपने कोड में उसको यूज़ करना है तो हम उस मॉड्यूल को लेके आते हैं एंड अपने डिजायर्ड आउटपुट से मिलवा देते हैं। अब मॉड्यूल हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉड्यूल एंड दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल। जो हमारा इंटरनल मॉड्यूल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन को इंस्टॉल करते समय आ जाता है। मीन्स कुछ आपके मॉड्यूल्स हैं जस्ट लाइक मैथ, रैंडम, ये मॉड्यूल जब आप पाइथन को इंस्टॉल करेंगे आपके पास में आ जाएगा। बट कुछ आपके मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो पाइथन को इंस्टॉल करते समय नहीं आते हैं, हमें एज पर रिक्वायरमेंट बाद में उसको अपने पाइथन से लिंक करवाना होता है, इंस्टॉल करवाना होता है। उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, जस्ट लाइक साइकिट लर्न, पांडास, फ्लास्क, जेंगो, ये हमारे कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिनको हमें बाद में एक्सटर्नली एज पर आवर रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करना पड़ता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट PIP पिप। अभी हमने देखा कि मॉड्यूल 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो मॉड्यूल के अंदर क्या है, एक फाइल जिसके पास में कुछ कोड लिखा हुआ है। अब उस कोड को करेक्टली पाइथन के पास तक लेके आना, ये सब मैनेज करता है हमारा पिप। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड पैकेज मैनेजर। जो हमारा पैकेज है उसको पूरा ये मैनेज करता है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो जो हमारा इंटरनल होता है उसको तो हम डायरेक्ट कॉल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड इंपोर्ट। बट जो हमारा एक्सटर्नल है उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके लिए आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में इंटरनेट की कनेक्टिविटी होनी चाहिए एंड देन हम उसको इंस्टॉल करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ PIP पिप। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे मैं विंडोज पावर सेल को ओपन कर रहा हूँ, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। विंडोज पावर सेल पे अपन ओपन करेंगे। यदि वो आपसे रिक्वायरमेंट पूछता है तो यस कर दीजिएगा। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल जो भी आपका मॉड्यूल का नाम है वो। जैसे मैं यहाँ पे पांडास को इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पांडास लिख दूंगा। पांडास एक पाइथन का मॉड्यूल है। देन आई जस्ट प्रेस एंटर। ये मेरे में रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड बता रहा है क्योंकि ये पहले से मेरे में इंस्टॉल्ड है। यदि मुझे इसको अनइंस्टॉल करना है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे पिप अनइंस्टॉल पांडास, तो ये मेरा अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसके लिए मुझसे पूछेगा यस और नो। यदि यस कर दूंगा तो अनइंस्टॉल हो जाएगा, नो कर दूंगा तो इसकी प्रोसेस को यहीं पे रोक देगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज IDE
and why we use it. The full form of IDE is Integrated Development Environment. ये एक तरीके का GUI होता है जिसकी हेल्प से हमें कोडिंग करने में काफ़ी मदद मिलती है। ये हमें ऑटो सजेशन का, ऑटो कंप्लीशन का एंड ऑटो सेव का ऐसे बहुत सारे फीचर्स देता है जिससे हमारी कोडिंग काफ़ी इजी और ज़्यादा हो जाती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको बता दूं कि हम पाइथन को अपने कमांड प्रॉम्प्ट में भी चला सकते हैं। मैं यहाँ पे गया अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, विंडोज़ पावर सेल में पाइथन लिखा, इसने मुझे बता दिया एट प्रेजेंट पाइथन 3.8.8 मेरे में इंस्टॉल्ड है। अब मैं यहाँ पे अपना कोड लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया वेरिएबल a इज इक्वल टू सम इंटीजर वैल्यू, b इज इक्वल टू सम इंटीजर वैल्यू। यदि मुझे इनका आउटपुट चाहिए तो मैं कर दूंगा प्रिंट a प्लस बी। यहाँ पे पाइथन का कोड करना थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, थोड़ा सा टिपिकल लगता है और इसमें जो एरर आती है वो भी इतनी क्लियर नहीं आती जिसको हम यहाँ से रेक्टिफाई कर पाएँ। बट यही चीज़ को यदि हम IDE में करें अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट में तो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं क्योंकि ये हमें ऑटो सजेशंस देता है और कोई भी हमें इसमें कोई एरर, और इसमें जो हमें एरर मिलता है IDE में वो ह्यूमन लैंग्वेज में मिलता है तो हम उसे इजीली रेक्टिफाई भी कर देते हैं। मीन्स वो हमें बता देता है इस वाली लाइन में पर्टिकुलर इस वाले एरिया में आपका एरर है तो हम उसको जाके रेक्टिफाई कर सकते हैं इजीली। हमारे पास में काफ़ी टाइप के IDE अवेलेबल है मार्केट में, जिनके कुछ नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो काफ़ी फेमस हैं और पॉपुलर हैं। फर्स्ट वन है पाइचार्म, सेकंड वन है जुपिटर नोटबुक, थर्ड वन VS कोड, स्पाइडर, इक्लिप्स, आइडियाली। आइडियाली बाय डिफ़ॉल्ट आपके में इंस्टॉल होता है जब आप पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम अपना पूरा कोड पाइचार्म पे ऊपर करेंगे या फिर VS कोड के ऊपर। पाइचार्म काफ़ी इजी है और एक न्यू बिगनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। वहीं पे जुपिटर नोटबुक जब भी हम मशीन लर्निंग, डाटा एनालिसिस की बात करेंगे तब यूज़ करेंगे, और यदि हमको वेब डेवलपमेंट करना है तो हमें VS कोड यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें कुछ एक्सटेंशंस प्रोवाइड करवाता है लाइव सर्वर के लिए। तो आई थिंक IDE के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गई है एंड आपको समझ में भी आ गया है। जब हम अपना कोड करेंगे जब हम अपना इस पर कोड करेंगे तब मैं आपको और क्लियरली बता दूंगा कि कैसे कैसे हमको IDE हेल्प करता है अपने कोडिंग के लिए। चलिए अब थोड़ा सा हम पाइथन की हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। जो हमारा पाइथन है वो 1980s में, लेट 1980s में इसकी कोडिंग लिखना शुरू करी गई थी बाय सर गॉडियो रॉन वेसन के थ्रू, और उन्होंने नियर अबाउट 9 ईयर्स लिए और उसको कंप्लीट कर दिया 1989 में। एक्चुअली उनका पर्पस ये था कि 1980s की लाइन में हमारा C++, जावा काफ़ी पॉपुलर था तो लोगों को 2-2, 3-3 लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती थी। वो ये चाहते थे एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे तीनों का काम एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाए, तो उन्होंने डेवलप किया पाइथन को। पाइथन का नाम उन्होंने एक कॉमेडी सर्कस शो जिसका नाम था द कंप्लीट मॉन्टी पाइथन सर्कस, उसमें से पाइथन वर्ड को उठा के अपना पाइथन लैंग्वेज नाम दिया, जो कि जनरली ब्रॉडकास्ट होता था वो सर्कस किस पे, BBC चैनल पे 1969 से 74 के बीच में। अब इन्होंने ये 1989 में कर दिया बट पब्लिकली इसको रिलीज़ किया 1991 में। एंड इसके जो उस समय फ्लेवर्स थे, मीन्स जो इसको ये सपोर्ट करते थे वो था जावा, C++ एंड C। नाउ डेज हमारा जो पाइथन है मोर देन 20 to 25 लैंग्वेजेस को सपोर्ट इजिली कर जाता है। ये इसकी हिराकी है कि कौन सा वर्जन कब लॉन्च हुआ था। 1994 में फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं 2000 में हमारा पाइथन 2.0 लॉन्च हुआ था। सिमिलरली हमारे इस टाइप से कोई जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ये ओवरकम करते गए एंड नए मॉड्यूल्स इसमें इंक्लूड करते गए। जो रिसेंटली हमारा चल रहा है वो चल रहा है पाइथन 3.11। नाउ वी डिस्कस अबाउट वेरिएबल्स इन पाइथन। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आपके डाटा को स्टोर करने की एक प्लेस होती है। मीन्स आपका जो भी डाटा है वो आपके वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। ओके, हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल्स को क्रिएट करने के लिए कुछ ना कुछ डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, बट
इन पाइथन आपको कोई भी डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मीन्स इसमें वेरिएबल क्रिएट करना बहुत ही ईजी होता है। बट इसके कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आपका वेरिएबल होगा वो किसी लेटर से, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए। चलिए हम अपने वेरिएबल क्रिएशन को प्रैक्टिकली देखते हैं। उसके लिए मैंने अपना पाइचार्म को ओपन कर लिया है। अब मैं इसमें एक फाइल क्रिएट करूंगा demo.py के नाम से। यदि आपको फाइल क्रिएट करना या फिर इंस्टॉल करना नहीं आता है पाइचार्म को, डोंट बी वरी, हम अपने सिलेबस में इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। यहाँ पे मैंने न्यू फाइल बना ली, demo.py। जैसा मैंने आपको बताया था, हम किसी भी अल्फ़ाबेट के थ्रू अपना वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे x लिया, a लिया, यदि मैं इसके आगे इक्वल टू कर दूंगा मीन्स ये हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया है। कुछ भी डिक्लेरेशन अलग से डिक्लेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी है, या फिर मैं अंडरस्कोर लगा दूं उसके सामने तो भी मेरा वेरिएबल वो क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 56 अंडरस्कोर इक्वल टू 56 कर रहा हूँ, मीन्स ये हमारा करेक्ट है। अब देखिए ऑटो सजेशन से क्या होता है, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा, उसके नीचे रेड लाइन आ गई, मीन्स यहाँ पे मेरा एरर आ गया। मैंने रन नहीं किया बट उसने मुझे पहले ही बता दिया कि मेरा यहाँ पे एरर है। देखिए मैंने रन किया तो उसने मुझे वहीं पे ही आपको बता दिया कि यहाँ पे आपका एरर है। यदि मैंने उसे हटाया, रन किया, ये मेरा आउटपुट दे दिया। यदि मुझे देखना है 56 अपने आउटपुट में तो मैं लिखूंगा प्रिंट, और जो भी मुझे वेरिएबल है वो नेम। अब देखिए इसने ऑटो सजेस्ट करके दे दिया, ऑटो सजेस्ट दिया, मैंने एंटर किया तो उसने ऑटो कंप्लीट भी कर दिया। अब देखिए मैंने रन किया तो उसने आउटपुट में मुझे 56 दे दिया है। 1 करता हूं तो वो मुझे एरर दे रहा है। इसमें हम अल्फा न्यूमेरिक यूज कर सकते हैं, मींस कुछ अल्फाबेट्स के बाद में मैं न्यूमेरिक यूज कर सकता हूं। मींस x1 यदि मैं लिख रहा हूं तो वो मुझे कोई एरर नहीं देगा, बट यदि स्टार्टिंग किसी न्यूमेरिक से करता हूं तो इट इज नॉट वैलिड इन द पाइथन, ये हमें कुछ एरर प्रोवाइड करेगा। ओके, ये हमारा केस सेंसिटिव होता है। मीन्स यदि मैं एज इज इक्वल टू 56 कर रहा हूँ, सब लोअर केस में है। सेकंड मेरा कैमल केस में मीन्स ए कैपिटल है, जी ए स्मॉल है, उसको मैंने कुछ दे दिया। देन ए जी ई जो मेरा है वो पूरा कैप्स लॉक्स में है, मीन्स सब अपर केस में है। तो मीन्स ये मेरे 3 अलग अलग वेरिएबल्स बने हैं, बिकॉज पाइथन इज अ केस सेंसिटिव। यहाँ पे यदि मैं एज करूँगा तो ओनली 56 दे रहा है, एंड यदि मैं तीनों को कर दूंगा मीन्स कैमल केस को एंड अपर केस को, तो ये मेरे तीनों आउटपुट दिखा देगा 56, 24, 29, जैसा आपको आउटपुट में दिख रहा है एट प्रेजेंट। वेरिएबल क्रिएशन में हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते, मींस एट द रेट, एंगुलर ब्रैकेट या फिर सच टाइप ऑफ स्पेशल कैरेक्टर हम यूज नहीं कर सकते। करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ वो एरर प्रोवाइड करेगा। तो जो भी इसके रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई थिंक आपको वेरिएबल बनाना आ गया होगा। काफ़ी सिंपल है वेरिएबल बनाना इन द पाइथन। जो मैंने आपको बताया था कि आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं, और ये केस सेंसिटिव होता है और इसमें आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं ले सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मुझको पाइथन में हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है तो मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो। वही चीज़ यदि मैं जावा में करना चाह रहा हूँ तो मुझे पहले एक क्लास बनानी पड़ती है पब्लिकली, देन हमें उसे एसओपी में से पास कराना पड़ता है, देन हेलो वर्ड मेरा प्रिंट होता है। सिमिलरली यदि मैं सी में करवाना चाहता हूँ तो इंक्लूड stu.ih void main देन प्रिंट फंक्शन लगा पाता हूँ, बट पाइथन में मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ड। मीन्स जहाँ पे मेरा कोड जावा में 7 लाइन्स का था, वहीं पे जहाँ पे जावा में 7 लाइन्स का था, सी में आपका 5 to 6 लाइन्स का हो गया, एंड पाइथन में वो सिर्फ 1 लाइन का हो गया। तो देखा आपने कि कैसे ये हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, कैसे हमारी स्पीड को इंक्रीज करता है, और कितना हमारा उसने शॉर्ट कर दिया है कोड को। ये मैं आपको एक आईडी में भी करके दिखा देता हूँ। मैंने वहाँ पे जाके यूज़ किया प्रिंट हेलो या फिर प्रिंट प्रांशु श्रीवास्तव, और मैंने इसको रन करवाया तो देखिए आपको आउटपुट में दिख जाएगा प्रिंट प्रांशु श्रीवास्तव। सिमिलरली एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 2 नंबर्स को सम करने के लिए।
यहाँ पे मैंने जावा में यदि बनाऊंगा तो मुझे दोबारा से एक पब्लिक क्लास बनानी पड़ेगी, उसका कुछ नेम देना पड़ेगा, उसको पब्लिकली स्टैटिक वॉइड एक और उसमें से पब्लिकली वॉइड बना के मुझे पास करवाना पड़ेगा, इंटीजर्स बताने पड़ेंगे, जो मैं वेरिएबल्स ले रहा हूँ वो इंटीजर टाइप होंगे। डिक्लेरेशन दिया उसका, देन क्या किया मैंने, उसका आउटपुट लिया सम a+b। सिमिलरली सी में क्या किया मैंने, वॉइड मैन लगाया, std.is लगाया, वेरिएबल को डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप में, देन उसकी वैल्यूज दी, देन a+b किया। वही मैंने पाइथन में क्या किया, वेरिएबल्स बना दिए, a इज इक्वल टू उसकी वैल्यू दे दी, b इज इक्वल टू उसकी वैल्यू दे दी, एंड थर्ड लाइन में मैंने कह दिया प्रिंट a+b। आप देख सकते हैं पाइथन में कितना कोड को सॉर्ट कर देते हैं, तो कितना इजी हो जाता है इसके अंदर हमारा कोड करना। नाउ वी डिस्कस प्रिंट फंक्शन एंड स्पेशल एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। जैसा अभी हमने देखा था प्रिंट फंक्शन के लिए कि हम प्रिंट कीवर्ड से अपने वेरिएबल को या फिर अपने स्ट्रिंग को प्रिंट करवा सकते हैं। चलिए एक बार मैं अपना पाइथन को ओपन कर लेता हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहां पे मेरा लिखा हुआ है प्रिंट प्रांशु श्रीवास्तव। नेक्स्ट लाइन में मैं लिखता हूं प्रिंट इज अ गुड बॉय, या फिर मैं लिखता हूं प्रिंट लव्स कोडिंग। यदि मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा, एज एक्सपेक्टेड लव कोडिंग्स आ गया। बट मैं चाहता हूं कि प्रांशु श्रीवास्तव के सामने आए लव्स कोडिंग, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ द स्टूडेंट सेज दैट कि सर नीचे से इसको हटा दीजिए और ऊपर प्रांशु श्रीवास्तव के सामने पेस्ट कर दीजिए। यस इट इज पॉसिबल, बट इट इज नॉट अ राइट वे। राइट वे क्या है मैं आपको बता देता हूं। एक कीवर्ड होता है एंड, यदि एंड इज इक्वल टू और इसके बाद में यदि हम क्वोट्स को दे देते हैं तो वो हमारा नीचे वाला प्रिंट फंक्शन को ऊपर वाले प्रिंट फंक्शन के सामने प्लेस कर देता है। देखिए आउटपुट में प्रांशु श्रीवास्तव एक स्पेस लव्स कोडिंग। देखिए यहाँ पे मुझे दो स्पेसेस मिले, दो स्पेसेस इसलिए मिले, एक प्रांशु श्रीवास्तव के बाद में था और एक मैंने एंड के बीच में दिया था। तो मैं यहाँ से एक स्पेस हटा देता हूँ तो मेरा नीचे एक स्पेस रह जाएगा। ओके अच्छा बताइए क्या होगा यदि मैं इस स्पेस की जगह पे कुछ यहाँ पे टाइप कर दूं। जैसे मैं अभी यहाँ पे टाइप कर देता हूं इज अ गुड बॉय एंड ही। अब मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो क्या आ गया आउटपुट, जो मैंने एंड के अंदर लिखा है उसने उसको भी आउटपुट में दिया है और उसके बाद में जो मैंने नीचे लव्स कोडिंग लिखा है उसको आगे की तरफ प्लेस कर दिया है। देखिए यहाँ पे आ गया प्रांशु श्रीवास्तव इज अ गुड बॉय एंड ही लव्स कोडिंग। आई थिंक इतने में आप किसी को डाउट नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आगे जब हम कोडिंग करते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। कुछ पैटर्न्स बनाने होते हैं या फिर कुछ हमें पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए होता है तो हमें काफ़ी हेल्पफुल कर जाती हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक और प्रिंट फंक्शन लिख रहा हूँ। यदि मुझे अपने कंप्यूटर को कोई पाथ लिखना है जो कि सी ड्राइव के अंदर प्रांशु के अंदर है, मैंने लिख दिया प्रिंट C:\/ प्रांशु। आउटपुट में क्या आ गया, प्रांशु एज एक्सपेक्टेड। बट क्या होगा यदि किसी का नाम नितिन हो तो यहाँ पे वो क्या कर देगा, नितिन लिखेगा। बट अब आप देखिए आउटपुट में क्या आया, C:\/ और नेक्स्ट लाइन में आया ITIN, नितिन का जो है ITIN नेक्स्ट लाइन में आया हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये हुआ स्पेशल कैरेक्टर के कारण। जो हमारा प्रिंट फंक्शन के अंदर \n होता है वो क्या करता है, एक स्पेशल कैरेक्टर है। उसका मतलब ये होता है कि हम अपना आउटपुट में एक न्यू लाइन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। मीन्स यहाँ से हमारी लाइन को ब्रेक कर दीजिए और न्यू लाइन से उसको लिखना स्टार्ट कर दीजिए। इस कारण से हमारे आउटपुट में ITIN नेक्स्ट लाइन में आया है। सिमिलरली एक और होता है, उसको होता है टैब के लिए हम \t का यूज करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं C:\, यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया टैब का, देन ITIN हो गया। ऐसे हमारे पास में काफ़ी सारे एस्केप सीक्वेंस होते हैं, एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं जिनका हम यूज़ करके अपने डिजायर्ड आउटपुट को मीट करवाते हैं। उसके लिए चलिए हम अपना गूगल ओपन करते हैं एंड यहाँ पे हम लिखते हैं
स्पेशल कैरेक्टर इन पाइथन, आपके पास में लिस्ट ओपन हो जाएगी, \N T R B F टेक, बहुत सारे आपको यहाँ पे कोड मिलेंगे स्पेशल कैरेक्टर के लिए। आप सब को यूज़ करके देखिए और देखिए आउटपुट में क्या क्या इफेक्ट आता है। बट यदि हम अपने उसमें \, का यूज़ करना चाहते हैं, आउटपुट में हम चाहते हैं कि \, नितिन प्रिंट हो, तो उस समय पे मैं क्या करूँगा, एक की जगह 2 स्लैसेस का यूज़ करूँगा। एक स्लैश दूसरे स्लैश को नलीफाई कर देता है, मीन्स हमारे पाइथन इंटरप्रेटर को ये पता चल जाता है कि 2 स्लैश से कि हमें एक स्लैश नलीफाई के लिए, तो वो हमारे आउटपुट में 1 लगा देता है। मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि प्रिंट फंक्शन के अंदर यदि हम डबल कोट्स लगाते हैं तो भी वो वर्क करता है, और यदि मैं यहाँ पे सिंगल कोट लगाऊँ तो भी वो हमारा एज एक्सपेक्टेड आउटपुट में आ जाता है, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मीन्स आप चाहे सिंगल लगाएं चाहे डबल, आपके आउटपुट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे सिंगल लगाया तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। बट यदि मैं अपने कोड के अंदर, मीन्स प्रिंट फंक्शन के अंदर कोड्स के अंदर दोबारा से कोड्स का यूज़ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं लिखना चाहता हूँ नितिन्स फादर, बट यहाँ पे क्या हुआ कि जहाँ से ही मेरा फर्स्ट वाला अपोस्ट्रोफी एस आया, फर्स्ट वाला कोड आया, तो उसने अपोस्ट्रोफी एस की जगह क्या कर दिया, उसको कंप्लीट कर दिया, और आगे का जो एस फादर है उसने उसको एरर में दे दिया। इसका एक तरीका तो ये है कि मैं डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट लगा दूं, या फिर सिंगल कोट के अंदर डबल कोट्स लगा दूं, तो मेरा एज एक्सपेक्टेड आउटपुट मुझे मिल जाएगा नितिन्स फादर। बट यदि मैं चाहता हूं कि दोनों मुझे अंदर मिले, मीन्स मैं दोनों को ही यूज़ करना चाहता हूं अंदर, डबल कोट्स का भी और सिंगल कोट्स का भी, तो उसके लिए मैं क्या कर लूँगा, उसके लिए मैं \, का यूज़ करता हूँ। मीन्स मैं एक स्लैश लगा देता हूँ अपने क्वेट्स से पहले, तो मेरे पाइथन इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि ये आउटपुट में स्लैश देखना चाहते हैं, ना कि ये मेरा कंप्लीशन वाला स्लैश है। आपको मैं एक बार आउटपुट में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने नितिन लिखा है, अपोस्ट्रोफी एस दिखाने के लिए मैं \, लगा दिया, और यहाँ पे मैं हेलो एवरीवन लिखना चाह रहा था, पहले वो मुझे एरर प्रोवाइड करवा रहा था, बट मैंने क्या कर दिया, हेलो एवरीवन के दोनों तरफ एक स्लैश लगा दी है दोनों तरफ, और जैसे ही मैंने लगाया तो देखिए मेरे आउटपुट में एज एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। यहाँ पे आ गया नितिन्स फादर हेलो एवरीवन। आई थिंक आपको एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर समझ में आ गए होंगे, और प्रिंट फंक्शन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एट दिस पॉइंट हमारा प्रिंट फंक्शन कंप्लीट हो जाता है, बट मैं आपको इसको थोड़ा सा और डीप में बताना चाहूँगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि आप किसी कंपनी में रिक्रूट हो गए और उस कंपनी का कोड यदि पुराने पाइथन के ऊपर लिखा गया है, मीन्स पाइथन 2.2, 2.5, 1.8 के ऊपर, तो आप उस कोड को अच्छे से रीड कर पाएँ, और यदि आपको कुछ चेंजेस करने के लिए दिए गए हैं तो आप वो चेंजेस भी कर पाएँ। तो उसके लिए हम कुछ प्रिंट फंक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। पहला सिंपल प्रिंट फंक्शन जो अभी हमने देखा था कि हमें प्रिंट करना है, तो हमने लिख दिया प्रिंट हेलो। यदि हमने किसी वेरिएबल में पुट कर दिया है तो हमने कर दिया x = हेलो, और हमने लिख दिया प्रिंट x। दूसरा होता है डॉट फॉर्मेटिंग। ये जनरली यूज होता था हमारा जब पाइथन लॉन्च हुआ था 2.5, 2.6 के टाइम पे। इसमें हम 2 वेरिएबल ले लेंगे, a = प्रांशु, b = श्रीवास्तव। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं अपने पाइचाम को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ a = प्रांशु, ये मेरा स्ट्रिंग है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन में मैं लिख रहा हूँ b = श्रीवास्तव। मीन्स मैंने 2 वेरिएबल बना दिए, एक वेरिएबल में मैंने अपना नेम दे दिया, सेकंड में क्या कर दिया, उसको सरनेम दे दिया। अब मैं इसमें प्रिंट करवाना चाहता हूँ माय नेम इज प्रांशु श्रीवास्तव, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा प्रिंट माय नेम इज। अब मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे प्रांशु श्रीवास्तव, बट जब मेरे वेरिएबल के पास में है a एंड b, तो हम कुछ ऐसा चाहेंगे कि मैं दोबारा से प्रांशु श्रीवास्तव ना लिखूं, जो मेरे वेरिएबल्स हैं उन्हीं को इसमें से पास करा दूं, तो मेरे आउटपुट में आ जाए माय नेम इज प्रांशु श्रीवास्तव। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा c = और जो अभी हम मेथड देख रहे हैं उसका नाम है डॉट फॉर्मेटिंग।
यहाँ से मैं प्रिंट फंक्शन को भी हटा देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। डॉट फॉर्मेटिंग में मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा सी इज इक्वल टू, अब मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा और उसके अंदर लिख दूंगा माई फुल नेम इज, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट स्पेस कर्ली ब्रैकेट, एंड देन मैं एक वेरिएबल और बनाऊंगा डी इज इक्वल टू, अब इसका नाम क्या है, डॉट फॉर्मेटिंग, तो मैंने लिखा सी डॉट फिर फॉर्मेट। अब इसके अंदर से जो मेरे कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर मैं क्या पास करवाना चाहता हूँ, ए डॉट बी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए और बी कॉमा लगा के। तो हमारे पाइथन इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि उसको क्या करना है, डॉट फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है, और जो मैंने कर्ली ब्रैकेट दिए हैं उसके पहले कर्ली ब्रैकेट में ए को पुट करना है और दूसरे कर्ली ब्रैकेट में बी को प्रिंट करना है। अब मैं यदि प्रिंट डी कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है आउटपुट में, माई नेम इज प्रांशु श्रीवास्तव, जो मेरा रिक्वायर्ड था, डिजायर्ड आउटपुट था, वो मेरे इसमें मिल गया है। बट क्या होगा यदि हम ए कॉमा बी की जगह पे बी कॉमा ए कर दें, आई थिंक आपने गैस कर लिया होगा, आउटपुट में श्रीवास्तव प्रांशु आ जाएगा, मीन्स सरनेम पहले और फर्स्ट नेम बाद में। बट हम आपको ये बता दें जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर से हम अपने वेरिएबल की पोजीशन को भी पास करवा सकते हैं, मींस जो हमारा इंडेक्स है वेरिएबल को उसको पास करवा सकते हैं। ए हमारा कौन से इंडेक्स पे है, 0, एंड बी कौन से इंडेक्स पे है, 1। तो यदि हम इसके अंदर 0 और 1 को पास करवाएं और हम इसे रन करवाएं तो आउटपुट में क्या आएगा, श्रीवास्तव प्रांशु। पर आना हमने क्या सोचा था कि आउटपुट में क्या आना चाहिए, प्रांशु श्रीवास्तव, तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो जाता है। यदि मैं इसको हटा दूँ और रन करूँगा तो मुझे एरर मिलेगा, और यदि मैं यहाँ पे ए कॉमा बी करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, प्रांशु श्रीवास्तव। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, 0 और उसके अंदर से 1 को पास किया। बट यदि मैं यहाँ पे 1 और इधर 0 कर दूँ, अब देखिए मेरा आउटपुट चेंज हो गया। मैंने फॉर्मेटिंग में लिखा है प्रांशु श्रीवास्तव, बट ऊपर मैंने क्या कर दिया, उसकी इंडेक्सिंग डाल दी है अपने वेरिएबल की 1 और 0, तो उसने क्या कर दिया, आउटपुट क्या दे दिया है, श्रीवास्तव प्रांशु। तो क्या हो गया, आउटपुट चेंज होने लगा। अब देखिए मैं नीचे बी कॉमा ए कर रहा हूँ तो श्रीवास्तव प्रांशु आया, ऊपर 0 1 करने से क्या आना चाहिए था, प्रांशु श्रीवास्तव आना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, कोडर्स के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग काम होने लगा कि ऊपर यदि किसी ने 0 1 डाल दिया या 1 0 डाल दिया और नीचे यदि वो उसके वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहा है तो क्या हो जाता था, कंफ्यूजिंग हो जाता था। मीन्स या तो आप नीचे ए कॉमा बी लिखिए और ऊपर को ब्लैंक छोड़ दीजिए, देन इट इज़ फाइन फॉर रीडिंग द कोड। बट किसी ने दोनों जगह वैल्यूज डाल दी, 0,1 या 1,0, तो मेरा आउटपुट भी इफेक्ट हो रहा है और कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या किया, हमारे लिए बना टपल फॉर्मेटिंग। जब हमारा 2.8 एंड 2.9 नियर अबाउट 3/3 वर्जन उसका पाइथन का आने वाला था, तब इसको लॉन्च किया गया बाय यूजिंग टपल इन प्रिंट फंक्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए इसको भी हम किस पे करके देख लेते हैं। इसको हम करके देखते हैं अपने पाइचार्म पे। इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ या फिर हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ अभी मैं इसको, एंड टपल फॉर्मेट को थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ जिससे हमें अपने वेरिएबल्स भी दिखते रहें। नाउ मैंने एक वेरिएबल लिया सी इज इक्वल टू, अब मैं इसमें क्या करूँगा, स्ट्रिंग बनाऊंगा, माय फुल नेम इज, अब वहां पे मैं क्या दे रहा था, डॉट फॉर्मेटिंग में कर्ली ब्रैकेट दे रहा था, अब मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, परसेंटेज एस। उसके बाद में मैं क्या कर रहा था, वहाँ पे एक वेरिएबल और बना रहा था, पर मैं यहाँ पे चौथा वेरिएबल नहीं बनाऊंगा डी, मैं उसी के आगे मतलब क्वेट्स खत्म होते ही मैं लिख दूंगा परसेंटेज, और जो वेरिएबल मुझे इसमें पास करवाना है वो लिख दूंगा ए कॉमा बी। तो उससे क्या हो जाएगा, जो परसेंटेज से वो देख लेगा जो पहला परसेंटेज एस आ रहा है वो ए के बराबर होना चाहिए और दूसरा परसेंटेज एस हो रहा है वो बी के बराबर होना चाहिए। सिमिलरली जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे वो सारे के सारे हम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो मैं इसको कर दूंगा ए कॉमा बी, आउटपुट में आ गया प्रांशु श्रीवास्तव, और बी कॉमा ए कर दूंगा तो आ जाएगा श्रीवास्तव प्रांशु। तो इसमें हमको कहीं पे भी 0 1 या 1 0 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो जो हमारा कंफ्यूजिंग था वो काफ़ी यहाँ पे मेरा कम होता चला गया, राइट। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मुझे इसमें क्या करना पड़ा था, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा था सी, और जो मेरा डॉट था उसमें मुझे 2 वेरिएबल लेने पड़ रहे थे सी और डी।
तो वेरिएबल को डिक्रीज करने के लिए एक और आया एफ स्ट्रिंग। एफ के यहाँ पे मतलब होता है फास्ट स्ट्रिंग, मीन्स मैं डायरेक्ट प्रिंट फंक्शन में भी इस चीज़ को यूज़ कर पाऊँ। तो इसके लिए मैंने क्या करूँगा, प्रिंट, और मैं क्या लिखूँगा, एफ। एफ मीन्स एफ स्ट्रिंग के लिए मैंने एफ लिखा, देन क्वेट्स लिखाया, मैंने कहा माई फुल नेम इज, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज एस ले रहा था, और यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको डिफाइन कर रहा था। तो डेवलपर्स ने क्या किया, उन्होंने बोला यहाँ पे तुम कर्ली ब्रैकेट लिखो बट उसके अंदर से डायरेक्ट वेरिएबल को पास करा दूँ, मीन्स कर्ली ब्रैकेट ए, कर्ली ब्रैकेट बी, कर्ली ब्रैकेट सी, उसको आप पास करवा दीजिए, आपका एज डिजायर्ड आउटपुट आपको मिल जाएगा। और टपल फॉर्मेट में क्या हो रहा था, मुझे परसेंटेज के बाद में अपने सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करना पड़ रहा था। तो ये और ज़्यादा सिंपल हो गया, मैं डायरेक्टली अपने ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी डिफाइन करूंगा वो मुझे मेरे आउटपुट में मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा आ गया माय फुल नेम इज प्रांशु श्रीवास्तव। एंड सेकंड थिंग, एफ स्ट्रिंग हमारे मॉड्यूल्स को भी सपोर्ट करता है। मैंने यहाँ पे एक मॉड्यूल को बुलाया, इंपोर्ट मैथ। अब आप देखिए मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया और उसके अंदर मैं लिख देता हूँ मैथ डॉट, अब मैं चाहता हूँ कॉस की वैल्यू लेना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैथ डॉट कॉस, और मैं चाहता हूँ कॉस 65 की वैल्यू, तो मैं ब्रैकेट में लिख दिया 65। अब मैं यदि इसको रन करवाऊंगा तो देखिए ये मेरे क्या कर रहा है, मॉड्यूल को भी सपोर्ट कर रहा है प्रिंट फंक्शन में भी, और आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एक वेरिएबल में भी पुट करके प्रिंट उस वेरिएबल को करवा सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया, आगे जा रहा था, मैं उसको रीड नहीं कर पा रहा था, एंटर किया, तो ड्यू टू दिस आईडीई पाइचार्म में ये फैसिलिटी में एंटर किया, इसने कोड को ऑटो कंप्लीट कर दिया, दोबारा से एफ स्ट्रिंग लगा दिया, दोबारा से कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, उसने उसको ऑटो क्लोज करवा दिया, इसने ये बाय ऑटोमेटिक किया, मैंने इसमें कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है। यहाँ पे अपना प्रिंट फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। और अब आपसे कोई भी प्रिंट फंक्शन के बारे में पूछेगा तो आप बड़ी इजीली उसको बता सकते हैं, चाहे आपको इंटरव्यू में पूछे, चाहे आपको कोई भी कुलीग पूछे। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डाटा टाइप्स, कि हमारे कितने डाटा टाइप्स होते हैं पाइथन के अंदर। हमारा होता है पहला टेक्स्ट टाइप, जिसके अंदर अपने अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं, वो होता है हमारा str स्ट्रिंग टाइप, जिसको हम क्वोट्स के अंदर लिखते हैं। सेकंड है न्यूमेरिक टाइप, जो होता है हमारा इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। इंट में हमारी इंटीजर्स वैल्यूज आती हैं, फ्लोट में हमारी फ्लोटिंग वैल्यू मीन्स पॉइंट वाली वैल्यूज होती है, कॉम्प्लेक्स में आती है हमारी इमेजिनरी वैल्यूज। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारा सीक्वेंस टाइप, इसमें हमारे लिस्ट एंड टपल आते हैं। ये एक टाइप का एरे होता है, इसके अंदर हम अपने डाटा का कलेक्शंस रखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैपिंग टाइप, ये हमारा डिक्शनरी होता है, इसमें की वैल्यूज पेयर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट टाइप, ये हमारा सेट ऑफ फ्रोजन सेट होता है, इसके अंदर मीन्स कोई भी इसमें हमारी वैल्यूज रिपीट नहीं होती हैं, एक ही बार आता है इसमें। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम इसको क्लियर करेंगे। एक हमारा होता है बुलियन टाइप, इसके अंदर हमारा 0 1 या फिर ट्रू फॉल्स वैल्यू आती है। लास्ट होता है हमारा बाइनरी टाइप। चलिए इसको एक बार हम एक्सप्लेन कर लेते हैं अपने पाइचार्म पे जाके, जिससे आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाए। इस वाले कोड को मैंने अभी कमेंट आउट कर दिया है एंड ऊपर में लिखता हूँ। मैं यहाँ पे वेरिएबल बना रहा हूँ x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, तो इसके अंदर मैं अपना एक नाम लिख देता हूँ प्रांशु। नेक्स्ट मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ y इज इक्वल टू, उसमें भी मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, इसलिए मैंने उसमें लिख दिया श्रीवास्तव। नेक्स्ट मैं एक और स्ट्रिंग बना रहा हूँ z इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया हेलो। अब देखिए जो मैंने पहला वाला x बनाया है उसमें मैंने डबल कोट्स यूज़ किया है, y वाले में सिंगल कोट्स यूज़ किया है, इससे मेरे आउटपुट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरा न्यूमेरिक टाइप, उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ p इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट है q इज इक्वल टू 5.2 जो मेरा फ्लोट होता है। नेक्स्ट है मेरा कॉम्प्लेक्स टाइप, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल और क्रिएट कर लेता हूँ z इज इक्वल टू 6 प्लस 5j। 6 मेरा रियल नंबर है, 5 मेरा इमेजिनरी नंबर है, उसको मैं j से रिप्रेजेंट करता हूँ पाइथन के अंदर। अब यदि मैं इनको प्रिंट करवा के देखना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट x, y, जितने भी मेरे जितने भी मेरे वेरिएबल्स हैं उन सबको मैं एक साथ प्रिंट करवा के देख सकता हूँ। यहाँ पे अभी मैं सिर्फ z को प्रिंट करवा के देख रहा हूँ, प्रिंट z, और मेरे आउटपुट में क्या आ जाएगा
6 + 5j। मीन्स मैंने आपको बता दिया कि आपके स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं, इंटीजर को, फ्लोट को, कॉम्प्लेक्स को। नेक्स्ट है मेरा लिस्ट और टपल, ये क्या होते हैं मेरे एक टाइप से एरे होते हैं। इसके अंदर मैं अपने वैल्यूज़ को, एरेज को स्टोर करवा के रखता हूँ। चलिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। एक लिस्ट का जो लिस्ट होती है वो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट से बनती है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेरिएबल है a = अब स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मैंने। अब इसके अंदर मैं कुछ नाम डिक्लेयर कर दूंगा। पहला मैंने नाम लिख दिया राम एंड दूसरा लिख दिया मैंने श्याम। अब राम और श्याम दोनों एक लिस्ट के फॉर्मेट में मेरे ए वेरिएबल में जाके सेव हो गए हैं। जैसे मैं किसी दूसरी लैंग्वेज में अरेज को सेव करवाता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ए करवाया तो देखिए मेरा राम और श्याम दोनों इसमें आ गए हैं। और यदि मुझे टाइप पता करना है, टाइप क्या है, तो उसके लिए मैं कीवर्ड टाइप का यूज़ करता हूँ, प्रिंट टाइप ए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ गया नीचे, लिस्ट। यदि मैं जेड करूँगा तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स। इसी टाइप से यदि आपको किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो आप लिखेंगे टाइप और वेरिएबल का नेम। मैंने यहाँ पे पी किया तो इंटीजर आ गया। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टर्न पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग क्या होती है। मीन्स आपके पास में एक स्ट्रिंग है बड़ी सी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक स्ट्रिंग है प्रांशु श्रीवास्तव व्हाट्स गोइंग ऑन। अब मैं इसमें से कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को कट करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ इसमें से मेरा नाम आउटपुट में आए, बाकी कुछ भी ना आए। तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्लैश करना पड़ेगा। मीन्स मुझे उसके अपने स्ट्रिंग के टुकड़े करने पड़ेंगे और आउटपुट में से मेरा प्रांशु लेना पड़ेगा। तो वो कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, वो हम नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे हम अपने जो डाटा टाइप्स रह गए हैं उनके ऊपर उनको भी देखेंगे। कौन कौन से रह गए हैं हमारे, लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि कैसे हम कोई भी नई वैल्यूज को ऐड ऑन कर सकते हैं। मीन्स अभी मैंने यहाँ पे दो फ्रेंड दिए थे राम श्याम। यदि मैं इसके अंदर प्रांशु को ऐड करना चाहूँ या कोई दूसरा नाम ऐड करना चाहूँ रोहित, तो विदाउट इंटरप्टिंग एनी वेरिएबल हम उसको कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं। मीन्स हम उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ उसमें से श्याम हट जाए तो मैं कैसे उसमें से डिलीट कर सकता हूँ, कैसे उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं अपने नेक्स्ट टर्न पे देखूंगा। सिमिलरली टपल कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी एक टाइप का एरे है। तो मैं उसको कैसे क्रिएट करूंगा, कैसे उसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाऊंगा, कैसे उसमें से डिलीट करवाऊंगा, कैसे एक्सिट करवाऊंगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सिमिलरली हम कैसे डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यूज पेयर होती हैं। जैसे हम हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं डिक्शनरी, या फिर इंग्लिश टू हिंदी, तो इंग्लिश में हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं तो अल्फ़ाबेट्स वाइज चलते हैं, उनकी कुछ की होती है, उनकी कुछ पेयर्स होते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे उसको बनाए देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे ऐड ऑन करते हैं। सिमिलरली सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। एट लास्ट नॉट द लीस्ट, अब हम देखेंगे डाटा एनालिसिस के बारे में। जल्दी से एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे कि हम क्यों डाटा एनालिसिस को यूज़ करते हैं इन पाइथन। डाटा एनालिसिस के नाम से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास में जो भी डाटा होगा, जनरली हमारे पास में डाटा CSV फॉर्मेट या फिर एक्सेल फॉर्मेट में होता है। तो हम उसको एनालिसिस करके बताएंगे कि कौन सा डाटा हमारे लिए उपयोग में होगा, मीन्स कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे डाटा तो सारा इंपॉर्टेंट होता है, बट यू आर रॉन्ग। सपोज हमें एक डाटा का एनालिसिस करना है, हमारे पास में डेज और टेम्परेचर, कि जैसे जैसे डेज आ रहा है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, उस चीज़ का हमें प्लॉट करके पता करना है, लाइन को प्लॉट करके पता करना है। बट हमारे पास में जो डाटा है उसमें डेज है, टेम्परेचर है, बट हो सकता है उसमें उस सिटी की पॉपुलेशन भी दे रखी हो सकता है उसमें कितने आपके कॉलोनीज हैं वो डाटा भी हो हमारे पास में, कितने हाउसेस हैं, कितनी बिल्डिंग्स हैं वो डाटा भी हो। तो हमें ये फाइंड आउट करना रहता है कि हम कौन से डाटा से मैक्सिमम बेनिफिशियल आउटपुट निकाल सकते हैं। इसमें हमारा डेज, टेम्परेचर, पॉपुलेशन, इससे हमारा टेम्परेचर इफेक्ट पड़ता है, उनको लेंगे, बाकी को हम छोड़ देते हैं डाटा को लेने से। तो हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब हम अपने डाटा एनालिसिस में देखेंगे। पर डाटा एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें पाइथन के अंदर क्या क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आना चाहिए बेसिक पाइथन, मीन्स लिस्ट क्या होती है, टपल, फॉर लूप, इफ एल्स। सेकंड हमको पांडास के बारे में पता होना चाहिए, एक मॉड्यूल है, इसके थ्रू हम CSV फाइल, एक्सेल फाइल को रीड करवाते हैं अपने पाइथन में। थर्ड हमें numpy आना चाहिए, इसमें हम ND एरेज को रीड करवाते हैं।
हम अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस को यदि वो 3D से ज़्यादा अबव लाइज करती हैं तो हम उसमें एंडे अरेज का यूज़ करते हैं, मीन्स हम अपने नमपाई का यूज़ करते हैं। फोर्थ, हमको मैटप्लॉटलिब या फिर सीबॉन आना चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू हम अपने पाइथन के अंदर डाटा को प्लॉट करके दिखवा सकते हैं, बार ग्राफ में, हिस्टोग्राम में। ये सब अभी हम देखेंगे कि कैसे करवाते हैं। ये सारे मॉड्यूल्स हम अपने कोर्स में कवर करेंगे डीप में जाके, बट एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सबके बारे में। सबसे पहले हम पांडास के बारे में देख लेते हैं। चलिए मैं सबसे पहले एक डाटा सेट ले लेता हूँ। मैं गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे मैं एक डाटा सेट लेता हूँ, हाउसिंग डाटा सेट। ये काफ़ी फेमस डाटा सेट है और इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ। ये देखिए, कुछ आपको जो डाटा सेट रहता है इस टाइप से दिखता है, CSV फॉर्मेट में है। चाहे तो मैं डायरेक्ट इसको CSV फाइल को अपने VS कोड पे पुट कर सकता हूँ, या फिर मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ। राइट हैंड क्लिक करके इससे मैं सेव एज करके डाउनलोड कर दूंगा तो CSV फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। इसे ओपन करूँगा तो एक्सेल फाइल में ओपन हो जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कि 10 कॉलम है, 10 कॉलम्स हैं और काफ़ी नंबर ऑफ रोज काफ़ी सारी हैं इसमें। इफ़ आई आस्क यू कि विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा कुछ मुझको आउटपुट दीजिए, मीन्स रिपोर्ट जनरेट करके दीजिए, तो यू आर कन्फ्यूज कि कैसे करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 10 कॉलम्स हैं, जिसमें से 9 आपके क्या हैं, इंटीजर वैल्यूज़ हैं, फ्लोट वैल्यूज़ हैं, मीन्स मैथमेटिकल वैल्यूज़ हैं, और एक आपका कैटेगोरिकल है, मीन्स उसके अंदर आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। ओके, तो चलिए हम अपना VS कोड को ओपन करते हैं। इस बार VS कोड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने जो रिक्वायरमेंट्स हैं पांडास उसको इंस्टॉल करेंगे। मैं लिख दूंगा पिप इंस्टॉल पांडास, और साथ के साथ में मैं पिप इंस्टॉल पांडा पोर्टफोलियो उसको भी इंस्टॉल कर दूंगा। मैंने आपको बताया था विद द हेल्प ऑफ पिप हम कैसे कोई भी मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। सेम मेथड से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे अपने मॉड्यूल्स को कॉल कर लेता हूँ। उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इम्पोर्ट पांडास SPD। SPD मीन्स बार बार मुझे पांडा ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने वहाँ पे क्या कर दिया, PD को लिख दिया है। अभी मैं यहाँ पे अपनी फाइल को इंपोर्ट करवा लेता हूँ जो CSV में मैंने सेव किया था। उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया DF, और मैंने यहाँ पे लिख दिया DF इज इक्वल टू PD.read CSV, और जो भी मेरे फाइल का नाम था मैंने उधर फाइल का नाम रखा था हाउसिंग, और उसका फॉर्मेट था .csv, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया housing.csv। अब जो भी उसका डाटा था वो मेरा DF के अंदर जाके सेव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ पांडास। अब एक बार मैं DF को प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। जैसे मैंने DF को प्रिंट करवाया, आप नीचे देख सकते हैं, नीचे में उसने मुझे पूरा बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है मेरे एक्सेल सीट्स का, मतलब CSV फॉर्मेट का, कि इसमें टोटल इतने आपकी रोज हैं, इतने आपके कॉलम्स हैं, कॉलम्स के ये नाम है, और बेसिक आपके इस टाइप से इसमें डाटा फिल है। देन मैं अपने दूसरे मॉड्यूल को, पैकेज को इंपोर्ट करवाता हूँ फ्रॉम पांडास अंडरस्कोर प्रोफाइलिंग इंपोर्ट प्रोफाइल रिपोर्ट। विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल रिपोर्ट हम अपनी सिर्फ 1 लाइन ऑफ कोड से पूरा रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। उसके लिए मैं यहाँ पे जनरेट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोफाइल इज इक्वल टू प्रोफाइल। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और मैंने प्रोफाइल रिपोर्ट DF। प्रोफाइल रिपोर्ट क्या है, जो मैंने पांडास प्रोफाइलिंग से पैकेज को इंपोर्ट करवाया वो है, और उसमें अंदर से मैंने पास करवा दी अपनी फाइल DF को। देन मैंने इसको क्या करूँगा, कहीं सेव करवाऊंगा जिससे मैं उसे विजुलाइज कर सकूँ। तो मैंने लिखा प्रोफाइल .to फाइल, मीन्स अब मैं अपने पांडास से बोल रहा हूँ जो भी डाटा है उसको आउटपुट फाइल में कन्वर्ट कर दो। किस फॉर्मेट में कर दो, .html में कन्वर्ट कर दो। अब मैंने इसको रन कर दिया तो देखिए ये कुछ प्रोसेस लेगा, और ये देखिए उसने मेरा आउटपुट दे दिया है। अब मैं बाहर आके यदि मैं फोल्डर में देखूँ तो housing.html को उसने बना दिया है। मैंने डबल क्लिक किया, ओपन करूंगा इसको डबल क्लिक करके, देखिए विद इन अ मिनट्स उसने मुझे पूरी की पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करके दे दी है। उसने ओवरव्यू में मुझको बता दिया है कि आपका ये क्या है, डाटा सेट स्टैटिस्टिक्स दे दिए हैं उसने। देखिए क्या क्या पता है इसमें उसने मुझे बताया कि आपके टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, मींस जो हमारे कॉलम से टोटल 10 थे। हाँ, एकदम सही बताया है उसने। देन उसने बताया है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, मींस कितने उसके रोज थे। देन कितने सेल्स हैं, टोटल उसमें कितने परसेंटेज मिसिंग डाटा है, मिसिंग सेल्स कितने हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ कितनी हैं, आपकी मेमोरी साइज क्या है, वो सारी चीज़ें उसने मुझे एक ओवरव्यू में दे दी हैं। उसके जितने भी कॉलम्स थे उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से उसने मुझको आउटपुट दिया है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है मेरा लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड कितना इफेक्टिव है आपके
आउटपुट के लिए उसने वो वैल्यूज़ दे दी है, उसमें कोई वैल्यू मिसिंग है कि नहीं है, उससे क्या आपका आउटपुट पे इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें उसने मुझे एक एनालिसिस करके दे दी है। सिमिलरली दूसरा है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड से क्या है, ये मेरा हाईली कोरिलेशन में है। देन जितने भी उसको मिले हैं सारी वैल्यूज़ उसने एक एक करके हमको डिफाइन कर दी है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल है आउटपुट के लिए और कौन सी कम बेनिफिशियल है। मीन्स हमने अपने यहाँ पे रिपोर्ट से ये फाइंड आउट कर लिया हमारा जो डाटा है उसमें से कौन सी चीज़ों को हमें पिक करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ दिस रिपोर्ट हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। ये चीज़ हम किसकी हेल्प से करी है, पांडास प्रोफाइलिंग की हेल्प से। ये चीज़ हम सिंपल पांडास से भी कर सकते थे, बट उसमें हमारा कोड थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता। हम डीप में जब जाएंगे अपने कोर्स में तब हम सारी चीज़ें इसको ओवरव्यू करेंगे। तो देखा कितना सिंपल है इसको ओवरव्यू करना। अब हमने ओवरव्यू कर लिया, अब हमको देखना है कि हम कैसे विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा हम कोई भी चीज़ को प्लॉट करके और अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। लेट्स सी एन अनदर एग्जाम्पल। अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी सिटी का टेम्परेचर और डेज को एनालिसिस करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए मैं एक लाइन प्लॉट का यूज़ करूंगा। सबसे पहले मैं मैटप्लॉटलिब को कॉल कर लूंगा, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब ही मैं अब कोई भी ग्राफ को प्लॉट कर पाता हूँ। तो उधर मैंने किया इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब और मुझे क्या करना है, प्लॉट को प्लॉट करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया डॉट पाई प्लॉट। अब मैं यहाँ पे मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट लिखना है, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसके लिए मैं यहाँ पे SPLT कर देता हूँ। अब जहाँ जहाँ मुझे मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट लिखना था वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, SPLT कर दूंगा। मीन्स जहाँ पे PLT लिख दूंगा उसका मतलब है मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट। अब मैं इसको रन कर दूंगा। रन करने के लिए मैं शिफ्ट एंटर का यूज़ कर लूंगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे स्टार बन के आ रहा है, मीन्स इसे एग्जीक्यूट हो रहा है। थोड़ी देर में इसको वैल्यू को कुछ एक नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे मेरा नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मैं अपने डाटा को क्रिएट करूंगा। मैं एक डेज नाम से ले रहा हूँ। डेज नाम के अंदर मैं 1 2 3 4 5 अप टू 15 डेज के लिए बना रहा हूँ, तो 15 कर दिया है। एंड रैंडमली मैं कुछ टेम्परेचर ले रहा हूँ। टेम्परेचर की वैल्यूज मैंने रैंडमली यहाँ पे पुट कर दी है। अब मुझको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। बहुत सिंपल है, मैं क्या करूँगा, PLT डॉट प्लॉट, और प्लॉट क्या करना है, एक्स और वाई एक्सिस देनी पड़ेगी। एक्स एक्सिस पे मैं दे रहा हूँ डेज को, वाई एक्सिस पे दे रहा हूँ मैं टेम्परेचर को, बस और कुछ नहीं करना है। अब मैं नीचे लिख दूंगा PLT डॉट शो करने से मेरा आउटपुट शो हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूँगा और रन करते ही आप देख सकते हैं नीचे मेरा डिजायर्ड आउटपुट आ चुका है, मेरा लाइन प्लॉट ग्राफ हो चुका है ना, बिल्कुल सिंपल। ये देखिए जैसे जैसे डेज इंक्रीज हो रहे हैं वैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। डे 1 को मेरा 38 से कम था टेम्परेचर और डे 15 को मेरा नियर अबाउट 48 के आसपास आ गया। इससे मैं ये बता सकता हूँ कि विंटर खत्म होकर मेरा समर स्टार्ट होने वाला है। बीच में नियर अबाउट 11 या 10 डे पे एक सडन फॉल आया है। हो सकता है उस दिन क्या हो गया हो, आपका टेम्परेचर कम हुआ है क्योंकि बारिश हो गई हो या फिर कोई अदर रीज़न हो सकता है, बादल आ गए हों। एंड बट इसमें एक ड्रॉबैक है अभी कि हमें ये नहीं पता ये इसका टाइटल क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, तो उसको हम चलिए इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने PLT डॉट टाइटल कर दिया। मान लीजिए ये मेरा दिल्ली का टेम्परेचर है तो मैंने दिल्ली टेम्परेचर कर दिया। PLT डॉट एक्स लेबल कर दिया डेज एंड PLT डॉट वाई लेबल कर दिया टेम्परेचर। से मैंने रन किया तो देखिए ये मेरा टेम्परेचर, डेज और इसका जो टाइटल है वो मेरे ग्राफ पे शो होने लगा है। यदि आप इसको ग्राफ को सेव करना चाहें तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं। इस पर आप राइट हैंड क्लिक करिए, सेव एज पिक्चर कीजिए और आप इसको सेव कर लीजिए। तो आपने देखा कितना सिंपल होता है डाटा को एनालिसिस करना। बट इसमें अकेला लाइन प्लॉट नहीं होता है, काफ़ी सारे प्लॉट्स होते हैं जस्ट लाइक लाइन, बार, हिस्टोग्राम, CDF, PDF, विस्कोसिटी, बार बॉक्स, बहुत सारे टाइप के आपके बॉक्सेस होते हैं। उससे आपके आउटपुट पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं ये सब हम अपने कोर्स में देखेंगे। एंड किस टाइप से हम अपने डाटा को क्लीनिंग करते हैं, मीन्स कौन से हम डाटा को लेते हैं, कौन से डाटा को छोड़ते हैं, ये सब हम अपने कोर्स में सीखेंगे। तो आई होप हम जल्दी मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम विद अस।